नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नए टॉपिक क्वालिटी टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका क्यूएमएस कोर टूल जिसके बारे में हम आज जानेंगे और इसमें हम देखेंगे पीपैप। इसके पहले हमने पीपैप का पहला पार्ट शेयर किया हुआ है लिंक में, आप उसको देख सकते हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं पीपैप के बारे में। पहले भाग में हमने देखा था कि पीपैप क्या है और पीपैप की हिस्ट्री क्या है, पीपैप का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या है, और पीपैप हम क्यों करते हैं, और पीपैप कब कब किया जाता है। और आज के हम भाग में देखेंगे कि पीपैप में क्या क्या डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं और पीपैप के सबमिशन के लेवल कितने हैं और पीपैप सबमिशन के लाभ क्या हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। पीपैप के कितने डॉक्यूमेंट हैं। इसमें कस्टमर एक चेकलिस्ट देता है जो सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और सप्लायर उसको पीपैप को डॉक्यूमेंट बना करके उस लिस्ट के साथ उस फाइल को अटैच करता है। फिर कस्टमर उसका रिव्यू करता है। रिव्यू वो रिजेक्ट भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है, और या कोई कमेंट्स भी देना चाहे तो वो दे सकता है। स्टैंडर्ड के अनुसार 18 डॉक्यूमेंट बनाते हैं और यदि कोई मटेरियल बल्क में है जैसे सीलर वगैरह है तो उसको सप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक चेकलिस्ट देते हैं जो कि 19वां डॉक्यूमेंट हो जाता है। पीपैप के डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है डिजाइन रिकॉर्ड, दूसरा है एथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, तीसरा कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो, चौथा है डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, पांचवा है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम, छठा है हमारा प्रोसेस फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, और सातवां है कंट्रोल प्लान, आठवां है हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एमएसए, और नवा है हमारा डायमेंशन रिजल्ट्स। दसवां है हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल ऑब्लिक परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, और 11वां हमारा है इनिशियल प्रोसेस स्टडीज, और 12वां है हमारा क्वालिफाइड लेबोरेटरीज डॉक्यूमेंटेशन, 13 है एप्रियंस अप्रूवल रिपोर्ट, और 14 नंबर पे है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, और 15वां नंबर है हमारा मास्टर सैंपल, और 16 नंबर है चेकिंग एड्स, और 17 नंबर है हमारा कस्टमर स्पेसिफिक अगर रिक्वायरमेंट कोई है तो, और 18 नंबर हमारा पार्ट सबमिशन वारंट। ये हमारे 18 डॉक्यूमेंट है जिसमें हम 19वां डॉक्यूमेंट अगर बल्क मटेरियल कोई है तो उसकी चेकलिस्ट लगाते हैं। तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं जो 19 डॉक्यूमेंट हमने दिखाए जो कि हम सब आगे देखते हैं। डिजाइन रिकॉर्ड क्या है। डिजाइन रिकॉर्ड में कस्टमर द्वारा जो ड्राइंग दी जाती है उसकी एक कॉपी पीपैप में लगाते हैं, और अगर डिजाइन सप्लायर का है तो वह ड्राइंग की एक कॉपी कस्टमर को भी देगा। डिजाइन रिकॉर्ड के अंतर्गत और देखते हैं कि सप्लायर के पास सभी तरह के डिजाइन रिकॉर्ड होने चाहिए, जैसे प्रोडक्ट या कंपोनेंट के डिजाइन रिकॉर्ड और उसके प्रोसेस का भी डिजाइन का रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजाइन रिकॉर्ड में निम्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे हम आगे देखते हैं। डिजाइन रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पास होना चाहिए, जैसे हमारे पास पार्ट ड्राइंग होनी चाहिए, कैड डाटा होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, और पिक्चोरियल कोई है तो पिक्चोरियल डाटा भी होना चाहिए, और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस होनी चाहिए जिसे जीएमटी बोलते हैं। बल्क मटेरियल अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन मटेरियल, फार्मुलेशन, प्रोसेसिंग स्टेप्स और उसके स्पेसिफिकेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी होने चाहिए। डिजाइन रिकॉर्ड में जैसे हमारा रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल कंपोजिशन भी होना चाहिए जिसे आईएमडीएस बोलते हैं, वो भी हमारे पास होना चाहिए जो कि हम पीपैप डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। और मार्किंग ऑफ पॉलीमर्स पार्ट्स यानी प्लास्टिक पार्ट्स और इस तरीके से जो हम बनाते हैं उनका भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग होना चाहिए। तो ये हमारे जो स्टैंडर्ड है आईएसओ
11469 और ISO 11469 16929 के तहत इसको भी हम ऐड करते हैं पीपैप फाइल में। चलिए देख डिजाइन रिकॉर्ड में और क्या चाहिए हमें। डिजाइन रिकॉर्ड में इस तरीके की हमारी ड्राइंग होगी जिसको हम पीपैप फाइल के साथ अटैच करेंगे। दूसरा नंबर है हमारा एथराइज इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि पार्ट या टूलिंग स्पेसिफिकेशन किसी भी तरह का कोई चेंज होता है, सप्लायर को चेंज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होगा और वह चेंज बताना होगा कि डिजाइन रिकॉर्ड में नहीं था, इसलिए हमने इसमें चेंज किया, तो इसलिए ही इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट कस्टमर से अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, जिसको ECN कहते हैं कि ECN हमारा अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी चीज हमारी है कि फेसिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए उसकी, क्या वो फेसिबल है कि नहीं है। और तीसरी चीज उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी होनी चाहिए जब हम चेंज कर रहे हैं तो। और चेंज ड्राइंग उसका ऐड करना पड़ेगा आपको पीपैप फाइल में। आगे हम इसमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग चेंज नोटिस का एक फॉर्मेट होता है जो कि इस तरीके से होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम जो सैंपल के रूप में दिखाए हैं, ऐसा इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा जिसको हम भरेंगे और उसके ऊपर साइन करके पीपैप फाइल में अटैच कर देंगे। तीसरा है हमारा कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारा इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट बना था उसको कस्टमर से अप्रूव कराना है और पीपैप फाइल में लगाना होता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर जो भी इंजीनियरिंग डिजाइन चेंज हुआ है। जैसे बल्क मटेरियल के लिए इसकी आवश्यकता है तो उसमें चेकलिस्ट या इंक्लूडिंग कस्टमर मेंटेनेंस लिस्ट अप्रूव्ड मटेरियल लगाते हैं। बल्क मटेरियल में जैसे हमारे जो सीलर वगैरह होते हैं वो चीज आते हैं जो बल्क में बनाए जाते हैं, इकट्ठा बनाए जाते हैं। DFMEA डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस में डिजाइन के लिए सप्लायर जिम्मेदार है तो वह DFMEA की एक कॉपी को पीपैप के साथ लगाएगा जिसका कस्टमर रिव्यू करेगा। वैसे अक्सर करके हमारे कस्टमर द्वारा ही डिजाइन दिया जाता है तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर है तो उसको हम लगाएंगे। DFMEA अगर एक बनाया है सिमिलर पार्ट के लिए तो उस तरीके से सारे मटेरियल्स के लिए वही अप्लाइड होगा, ये एज पर स्टैंडर्ड बोलते। प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंतर्गत जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बनाना जरूरी होता है और प्रोवाइड कराना आवश्यक है कि इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्शन स्टेप्स को सीक्वेंस में दिखाया जाता है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रख करके APQP और कंट्रोल प्लान बनाते हैं जो कि PFD में प्रोसेस फ्लो डिस्क्रिप्शन को दिखाया जाता है। तो इसमें जो सारे प्रोसेस हैं वो हम बनाते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम में स्टेप वाइज स्टेप। प्रोसेस फ्लो डायग्राम सभी सिमिलर पार्ट्स पर अप्लाई होता है यदि वो पार्ट्स न्यू होता है तो। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का देखिए एक हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है, इसमें आपको दिखाइए प्रोसेस फ्लो डायग्राम में जो कि स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि रिसीप्ट के लिए क्या होगा, इंस्पेक्शन के लिए क्या होगा, स्टोरेज के लिए क्या होगा, ऑपरेशंस के लिए जो भी इसके सिंबल्स हैं वो जरूर आपको लगाने हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। तो इस तरीके का हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बाद हमारा आता है छठा प्रोसेस FMEA। इसके अंतर्गत हमारी प्रोसेस में क्या क्या फेल्योर हो सकते हैं जिनसे हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है उसका एनालिसिस करते हैं और उसकी एक कॉपी को पीपैप फाइल में लगाया जाता है। PFMEA एक एनालिटिकल टूल है जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और इससे यह रिजल्ट प्राप्त होते हैं कि कहाँ पे हम इसको एक्शन से ले सकते हैं। सीवियरिटी ऑफ डिफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस और फेल्योर मोड, और डिटेक्ट कहाँ पे फेल्योर हो सकता है, डिटेक्शन कहाँ पे फेल्योर हो सकता है, ये तीन चीजें इसमें हम देखते हैं। कंट्रोल प्लान सातवां डॉक्यूमेंट हमारा होता है। इसके अंतर्गत पीपैप में कंट्रोल प्लान एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता है कौन सी प्रोसेस में कौन सी डायमेंशन मेंटेन होगी और उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। इनकमिंग से लेकर फाइनल डिस्पैच तक के सभी पैरामीटर्स को हम कैसे बनेंगे और कैसे उसको कंट्रोल होंगे, ये सभी चीजें हमें कंट्रोल प्लान में मिलता है।
कस्टमर द्वारा कंट्रोल प्लान को अप्रूव कराने की आवश्यकता होती है, यदि जरूरी है तो वो मांगता है तो उसे आपको अप्रूव करा के देना होगा। आगे कंट्रोल प्लान द्वारा इन सभी को स्पेसिफाइड किया जाता है, जैसे मेथड एंड मशीन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CTQ कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंडरी एंड आउटसोर्स ऑपरेशंस अगर कोई है तो उसको भी कंट्रोल प्लान में दिखाते हैं, मटेरियल और उसके फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल प्लान में दिखाते हैं, सभी प्रोसेस इक्विपमेंट के टाइप्स के बारे में भी उसमें बताया जाता है कि वर्नियर से चेक कर रहे हैं, माइक्रोमीटर से चेक कर रहे हैं, वो चीज उसमें इंक्लूड रहता है। यूज मेजरिंग इक्विपमेंट्स एंड उसका कैलिब्रेशन भी होना चाहिए, सभी स्पेसिफिकेशन एंड सैंपलिंग स्ट्रेटजी कंट्रोल और मेथड भी होना चाहिए, प्रोडक्शन वेरिएशंस या पीरियोडिक कन्फर्मेंस यानी क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो भी कंट्रोल प्लान में ऐड होता है। तो इसका कंट्रोल प्लान का डॉक्यूमेंट बना करके हम पीपीएफ फाइल में अटैच करते हैं। कंट्रोल प्लान में जो और देखते हैं उसमें इस तरीके से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स जो हमारा है कि इस तरीके का हमारा कंट्रोल प्लान होगा। देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने स्टार करके लगाया हुआ है, तो इस तरीके से आपका इंगित करना पड़ेगा। और अगर आप देखिए इसमें कि ईच लॉट में मेजरमेंट करना है और माइक्रोमीटर से करना है या वर्नियर से करना है, मटेरियल TC भी है, GD&T इसके अनुसार होगा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें इंगित करनी होंगी, दिखानी होंगी कि कंट्रोल प्लान में क्या क्या होता है, तो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे उसकी। तो इसलिए हमारा एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है पीपैप का। आठवां हमारा है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसके अंतर्गत हम गेज R&R करते हैं, जिसमें कि जो भी क्रिटिकल डायमेंशन को जिस गेज से हमें चेक करना होता है उसका MSA करके रखते हैं, जिससे उसे हमें मेजरमेंट करने में जो दिक्कत आए या जो हमारी गड़बड़ी हो वो ना होने पाए, डिफेक्ट हमारा काउंटर मेजर पकड़ में आए। तो रिपीटेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी इत्यादि इसमें चेक करते हैं और इसका रिपोर्ट पीपैप में लगाते हैं। MSA के द्वारा हमारे मेजरमेंट में आने वाले वेरिएशन को डिटरमाइन करता है और हमें बताता है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी करते हैं MSA हमारा। तो ये एक डॉक्यूमेंट हमारा होता है। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को और देख लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे गेज एंड R&R, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी आदि सभी इक्विपमेंट का मेजरमेंट और परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया जाता है, जो कि जरूरी होता है, और इसे पीपैप फाइल के साथ अटैच करते हैं। नौवां हमारा है डायमेंशन रिजल्ट। इसके अंतर्गत हम सभी इक्विपमेंट या जो रिपोर्ट होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डिजाइन रिकॉर्ड आदि सभी को, या कोई चेंज है तो उसको डाटा कंप्लीट सबमिट करते हैं, और प्रोडक्शन की या पार्ट की, प्रोडक्ट की जो है फाइनल रिपोर्ट हम पीपैप में लगाते हैं। तो ये नौवां डॉक्यूमेंट है हमारा। 10वां डॉक्यूमेंट हमारा है रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास सभी तरह से जो मटेरियल का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसका परफॉर्मेंस या फंक्शनल टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए, डिजाइन रिकॉर्ड होने चाहिए, जो कि कंट्रोल प्लान और स्पेसिफाइड होनी चाहिए, कंट्रोल प्लान में वो लिखा होना चाहिए आपका। और इसके अंतर्गत मटेरियल का टेस्ट रिजल्ट जैसे केमिकल, फिजिकल, मेटेरियल रिक्वायरमेंट्स जो कि स्पेसिफाइड हो, वो डिजाइन रिकॉर्ड और कंट्रोल प्लान के अनुसार उसको वेरीफाई करने के लिए इन हाउस लेबोरेटरी या आउटसोर्स एक्सेडेड लेबोरेटरीज द्वारा टेस्टिंग की जानी चाहिए, जो मटेरियल आपने लगाया है या जो यूज किया हुआ है। मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट में यह सभी जानकारी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जैसे डिजाइन रिकॉर्ड, चेंज लेवल ऑफ पार्ट, नंबर, डेट, चेंज लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेट और पेज जहां पर टेस्टिंग किया गया हो, डेट एंड प्लेस, मटेरियल सोर्स का नेम कहां से आपने लिया हुआ है, वो सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए, उसमें लिखा होना। इनिशियली प्रोसेस स्टडी, ये हमारा 11वां डॉक्यूमेंट है, जो कि हम स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, SPC करते हैं, और हम यह देखते हैं कि हमारी प्रोसेस कितनी कैपेबल है। इसका रिपोर्ट भी हमें पीपैप फाइल के साथ सबमिट करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ड्यू डेट से पहले कैलिब्रेट भी कराया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल अच्छी तरीके से होगा। क्वालिफाइड लेबोरेटरीज डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हमारा 12वां डॉक्यूमेंट है। इसके अंतर्गत हम डिजाइन रिकॉर्ड में यह दिया गया हो कि उसमें क्वालिफाइड लेबोरेटरीज की जरूरत है, तो हम एक्सटर्नल या इंटरनल क्वालिफाइड लेबोरेटरीज रिपोर्ट की टेस्ट रिपोर्ट लगाते हैं।
और इंटरनल टेस्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका पर्सनल कॉम्पिटेंसी और टेस्टिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप इन हाउस ही कर रहे हैं तो यूज्ड इक्विपमेंट की लिस्ट और होनी चाहिए, जो भी आप ऑल प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। और कैलिब्रेशन मेथड या प्रोसीजर भी आपके पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी होनी चाहिए अगर आप इन हाउस में कर रहे हैं कैलिब्रेशन। तो अगर एक्सटर्नल करा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लैब टेस्ट कंपनी का एक्सीडेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, और जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट कंपनी के है वो लेटर हेड पर प्रिंट होना चाहिए। उसमें लैब का नाम, टेस्ट की डेट और कौन से स्टैंडर्ड और मेथड से टेस्टिंग की जा रही है वो सभी आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल अगर हम कराते हैं तो लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इससे हम एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिए हमारा जो लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट है वो एडवांस कैलिब्रेशन टेस्ट लैब का ऐसे इस तरीके से हमारा NABL से आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारा सर्टिफिकेट जो भी आएगा वो इसके उसके ऊपर आपका लेटर हेड पे इंगित होगा। तो ये हमारा 12 जो डॉक्यूमेंट है वो है। आगे हम, ये हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाने की वजह से हमने इसको जो है अगला पार्ट भी शेयर करेंगे, और उसको हम पार्ट 3 के नाम से देंगे, जिसके अंतर्गत हम और कंटिन्यू रखेंगे 13वें डॉक्यूमेंट से। और उसके बाद पार्ट सबमिशन लेवल भी हम आपको इसमें दिखाएंगे अगले पार्ट में। तो और उसके बाद उसका हम सबमिशन लाभ क्या है PPAP का वो भी हम बताएंगे। तो अभी तक की जितनी भी जानकारी है आप उसको अपने फिर से देखिए और पढ़िए, जानकारी लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते रहिए। और पार्ट 3 तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह टॉपिक, यह पार्ट आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी जानकारी के लिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 3 पाने के लिए आपको प्रेस